गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि अदिश राशि एवं सदिश राशि और उनके बीच में जो अंतर है वो देख चुके हैं। आज हम उन्हीं वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पूरा जो चैप्टर है वो वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर एनालिसिस दैट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती हैं। और साथ ही वेक्टर आपके लिए नया टॉपिक है। स्केलर एक सिंपल टॉपिक है जो आप डेली लाइफ में भी अपने यूज़ करते हैं, जैसे 5 kg, 10 मीटर, तो 5 और 10, ये इस तरह की जो मेजरमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम नॉर्मली स्केलर कहते हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड मेजर करना, जो कि एक सिंपल टर्म है। बट वेक्टर अपने आप में एक अलग मैथमेटिक रखता है, जैसे कि वेक्टर का सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर के अपने अलग नियम होते हैं। इसीलिए आपको इस चैप्टर में टोटली वेक्टर के बारे में फोकस करना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, सदिश कितने प्रकार का होता है। हमने अभी तक नॉर्मली सदिश के बारे में सिर्फ इतना ही जाना है कि जिसमें आप परिमाण या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन और दिशा को भी कैलकुलेट करते हैं। अब इन्हीं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ भी इनके कई टाइप होते हैं, जैसे कि पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश क्या होते हैं? समान का मतलब है कि दो सदिश या दो वेक्टर, सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सेकेंड वाला भी पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ठीक है। हम मान लीजिए कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है दो वेक्टर क्वांटिटीज, पर यहाँ पर हम एग्जांपल किसके ले लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट की, जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। मतलब समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं, परिमाण मतलब ए बी और सी डी की दूरी जो है वो बराबर होगी, तथा इनके बीच की जो इनकी दिशाएं होती हैं वो भी समान होती हैं। ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर whose which directions are same and also their magnitude are same, ठीक है। यानी कि अगर ये ए बी है और ये सी डी है तो ए बी और सी डी, ठीक है। अब आप इसमें याद रखिए कि ए से बी से बीच की दूरी मान लीजिए वेक्टर ए है और इसके बीच की वेक्टर बी है, यानी वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। साथ ही एक और रूल मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट देते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ए से बी की ओर जाना है, तो आप वेक्टर ए बी लिखेंगे। मतलब जब आप वेक्टर का साइन लगाएंगे इसका मतलब है डायरेक्शन कहाँ है? पहला ए है, ए से बी की ओर है। लेकिन जब आप इसे पलट देते हैं, डायरेक्शन मोड़ देते हैं, तो तब आप इसे लिखेंगे वेक्टर बी टू ए, ठीक है। मतलब आप बी से ए की ओर जा रहे हैं तो आप पहले लेटर कौन सा यूज करेंगे? बी टू ए, ठीक है। और अगर आप सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों को इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि ए से बी के बीच की दूरी और बी से ए के बीच की दूरी इक्वल है, तो आप इस बी ए को कैसे पलट के लिख सकते हैं? माइनस लगाकर ए बी कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसे पलटना चाहते हैं, आप ए को आगे और बी को पीछे रखना चाहते हैं, तो डायरेक्शन तो हमारी बी से ए की ओर है, तो तब आगे हम क्या लगाएंगे? माइनस। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए से बी की ओर ना जाते हुए कहाँ से जा रहा है? वो बी से ए की ओर। तो या तो आप इसे पलट कर लिख दीजिए, या अगर सेम लिखना है तो आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला था हमारा इक्वल वेक्टर, जो कि सिंपल है, जब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है। दूसरा होता है अपोजिट वेक्टर।
अपोजिट वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर ऐसे वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, जिनके परिमाण तो बराबर है, लेकिन उनकी जो दिशा है वो उल्टी होगी, यानी एक दूसरे के अपोजिट होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया। ठीक है, यानी कि हम एग्जाम्पल के लिए दो वेक्टर ले लेते हैं ए और बी। ए से बी की ओर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, और दूसरा वाला ले लेते हैं पी क्यू, और यहाँ पर वो क्यू से पी की ओर मूव कर रही है। ठीक है, अब आप इधर देखिए कि इसका परिमाण या इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए वेक्टर ए से बी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वेक्टर ए है, और पी से क्यू की भी सेम है, वेक्टर ए है। ठीक, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगेगा, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो हम कह दें कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी क्यू। ए बी पी क्यू के बराबर है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ए बी की अपोजिट डायरेक्शन है पी क्यू की, इसलिए पी क्यू के आगे क्या लगेगा, माइनस, तब जाके दोनों आपस में इक्वल कहलाएंगे। यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ये माइनस डायरेक्शन ऑफ पी क्यू कितना है, माइनस है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट ये डायरेक्शन इनकी अपोजिट होने के कारण हमें माइनस लगाना पड़ा है। ठीक, एक फॉर्मूले का और एक इनका रिजल्ट का। अपोजिट वेक्टर को हम विपरीत सदिश भी कहते हैं, ऋणात्मक भी याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है ऋणात्मक या विपरीत सदिश। ठीक है, ऐसे सदिश जिनकी जो दिशाएं होती हैं वो विपरीत होती है, लेकिन उनके परिमाण बराबर होते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा होता है समांतर सदिश, पैरेलल। समांतर सदिश। ठीक है, समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यानी कि एक हम ले लेते हैं ए बी और दूसरा वाला इसी के समानांतर लेंगे पी क्यू। ठीक है, यानी कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर सदिश हो तो उसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं, यानी कि इसकी दिशा और इसकी दिशा बराबर एक ही तरफ होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, इनके परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं बराबर हो, एक ही तरफ हो, लेकिन उनके परिमाण अलग अलग होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगी बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल सदिश वेक्टर या समांतर सदिश। जैसे कि इस डायरेक्शन में मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन, और इसी डायरेक्शन में मैंने दूसरी बॉल पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो यहाँ पर अब देखिए कि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए इन्हें पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश कहते हैं। 4th नंबर पर आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिन्हें हम स्थिति सदिश भी कहते हैं, स्थिति सदिश। अब स्थिति या पोजीशन से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी गति करती हुई वस्तु है या कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन हमें बताता हो, किस रिस्पेक्ट में, उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए कि ये हमें पता है कि टोटल कितनी डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन, पहली x, दूसरी y और तीसरी z। z को हम ऐसे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि x, y और z कुछ इस तरह से, जैसे मेरा पेन ऐसे सीधा रखा है ना, ये z की डायरेक्शन है 3D में। अब इसको हम
इस प्लेन पर तो इसे शो नहीं कर सकते कि थर्ड डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऐसे होगी ऊपर, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा तिरछा बनाकर शो करा है। ठीक है, ये कॉर्नर आप एग्जाम्पल के लिए आपके जो रूम है, घर में कोई भी रूम देख लीजिए, उसका कॉर्नर देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा। एक हिस्सा छत का होगा, एक हिस्सा इस दीवार का होगा और एक हिस्सा दूसरी दीवार का होगा। ठीक है, तो जब आप इन कॉर्नर को देखते हैं तो ये तीनों डायरेक्शन जहां भी मिलती है ये कहलाता है ओरिजिन। यहाँ पर x भी 0, y भी 0 और z भी 0, मतलब इसको ओवरऑल O कहते हैं। और यहाँ पर उसकी स्थिति क्या होती है, 0 0 0। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल है ना, मूव कर रहा है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कितनी दूरी पर है उसका मेजरमेंट कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है, वो डायरेक्शन तो हमें ओरिजिन से ही पता चलेगी। जैसे आप नॉर्मली छोटी क्लासेस में ग्राफ पढ़ चुके हैं कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई पॉइंट वाई से कितनी डिस्टेंस पर है, 3, और एक्स से एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 2 है, तो आप इसका एड्रेस कैसे लिखेंगे? इसका एड्रेस लिखने के लिए आप पहले x को लिखते हैं 3 और 2। तो ऐसा करने से आपने इस पॉइंट की पोजीशन बता दी कि पोजीशन क्या है इसकी, 3 2। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा कि किसी पॉइंट की पोजीशन 1 और 2 है, इसका मतलब आप समझ गए कि x एक्सिस पर आपको कितना चलना है, 1 पॉइंट, और y पर कितना चलना है, 2 पॉइंट तक, और इस तरह से आप उसकी इस पॉइंट की पोजीशन मुझे बता देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह ये तो 2D है, 2 दिशाओं के लिए, लेकिन जब 3 दिशा है और तीनों दिशा के बीच में मान लीजिए पेन की ये जो आगे नीब है ये इस तरफ आगे की तरफ मूव कर रही है, अब ये तो तीनों डायरेक्शन के बीच में मूव कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये कहाँ जा रही है, एक्स वाई के बीच में जा रही है, वाई जेड के या जेड एक्स के या तीनों के बीच में किस दिशा में मूव कर रही है, उस दिशा या डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं। यानी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी मोशन करते हुए किसी पार्टिकल या किसी वस्तु की स्थिति को ओरिजिन या क्षितिज बिंदु जो कहते हैं इसके सापेक्ष दिखाता है। ठीक है, यानी हम इस पॉइंट से पता कर लेंगे कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर जा रहा है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपके कमरे के अंदर कोई छोटा डस्ट पार्टिकल जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, या कोई मच्छर मक्खी या उन्हें फोकस कर लीजिए, वो कमरे के बीच में कहीं भी उड़ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए एक छोटा सा पार्टिकल या वस्तु समझ लीजिए, तो वो तीनों ही एक्सिस की रिप्रेजेंट में उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। मतलब वो इस तरह से उड़ रहा है कि एक्स के हिसाब से भी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, वाई के हिसाब से भी हो रही है और जेड के अकॉर्डिंग भी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो मुझे उसकी डायरेक्शन दिखानी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पर मुझे ओरिजिन से ही उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो उसे हम कहते हैं स्थिति दिखाना या पोजीशन दिखाना उस पार्टिकल की, जिसे हम पोजीशन वेक्टर के द्वारा दिखाते हैं। वेक्टर वर्ड क्यों लगाए, क्योंकि मुझे उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजीशन जो हमें देता है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें बताता है कि वो कहाँ ओरिजिन से कितना दूर मूव कर रहा है और किस दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है, और इन अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि लगातार मूव कर रहा है, यानी किस पर्टिकुलर टाइम पर वो कहाँ है, नेक्स्ट टाइम पर वो यहाँ है तो ओरिजिन से ही उसे मेजर करूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम पर वो उड़ के यहाँ चला गया तो उसे ओरिजिन से ही उसकी डायरेक्शन या पोजीशन में शो करूंगी। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको आप इस तरह से डैश डैश लाइन करके भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार मूवेबल है, तो किसी भी टाइम टी पर हम इसकी पोजीशन ओरिजिन से या क्षितिज बिंदु से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है स्थिति सदिश को दिखाना। हिंदी मीडियम वाले भी सुन लीजिए, वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु मतलब यही ओरिजिन जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, इसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की किसी भी क्षण में स्थिति को पता कर सकता है। क्योंकि वो वस्तु गतिमान है तो वो हर समय एक जैसी कंडीशन में हमें नहीं मिलेगी, हर जगह वो अपनी उसकी स्थिति क्षितिज बिंदु से अलग अलग होगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। ठीक है,
पोजीशन के बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने अभी आपको पोजीशन में समझाया कि अगर कोई वस्तु है या कोई पार्टिकल है वो तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहीं मोशन कर रहा है, तीनों एक्सिस के बीच में, जैसे पेन की नोक है और ये देखो ये इस तरह से मूव कर रही है। अब ये ऐसे मूव कर रही है तो एक्स से भी इसकी डिस्टेंस अलग होगी, वाई से भी अलग होगी और जेड से भी अलग होगी। ये इस तरह से बीच में तीनों एक्सिस के मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो मूव कर रहा है तो मान लीजिए वो किसी टाइम पर यहाँ था, ए पर था, और नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वो कहाँ पहुंच गया है, बी में पहुंच गया है, ठीक है। तो जब ए पर था तो मैं ओरिजिन से उसका वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, अभी हमने रिप्रेजेंट करने सीखा था कि हम ये स्थिति सदिश को कैसे दिखाएंगे, क्षितिज बिंदु से, कि वो इस ओ पॉइंट से, इस निर्देशित बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये तो मैंने ए की स्थिति बता दी। किसी क्षण टी के बाद वो ए से कहाँ की ओर आ गया, बी की तरफ चलकर आ गया। तो बी की तरफ, ए से बी की तरफ चला यानी एरो ऐसा बनेगा, ठीक है। और बी पे आ गया यानी बी पर उसकी स्थिति क्या है वो हम ओरिजिन से ही देखेंगे, क्योंकि स्थिति सदिश को हम हमेशा निर्देशित बिंदु से या ओरिजिन पॉइंट से मेजर करते हैं। तो उसे हम इसी दिशा में रखेंगे, ओ से बी की ओर, ओ से ए की ओर, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि वो किसी क्षण पर यहाँ था और मान लो किसी क्षण पे यहाँ आ गया, तो उसके बीच में क्या हुआ, विस्थापन। क्योंकि मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगी कि ए से बी तक चलकर आया तो सबसे छोटी डिस्टेंस ए से बी के बीच की क्या है, ये वाली, और इसकी दिशा ए से बी की ओर होगी। चूंकि विस्थापन भी क्या है या डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो हमें इसी ए बी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए बी। इसे हम लिखेंगे वेक्टर ओ है, ओ से ए तक, और वेक्टर ओ बी, ओ से बी तक, ठीक है। तो हमें डिफाइन कैसे करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, द वेक्टर विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल, ऐसा सदिश या ऐसा वेक्टर जो हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को दिखाता है किसी भी गति करते हुए या मूविंग पार्टिकल के, ठीक है। मोशन करते हुए कोई पार्टिकल है उसके डिस्प्लेसमेंट को हमें दिखाता है, या गति करते हुए किसी कण के विस्थापन को हमें दर्शाता है, ऐसा सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये विस्थापन कैसे होगा, किसी दिए गए समय अंतराल में, क्योंकि किसी क्षण टी पर वो यहाँ थी और अगले क्षण T2 पर वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, कोई भी कण या वस्तु, ठीक। तो दोनों किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंची, तो जिस भी क्षण वो ए से बी की ओर पहुंचती है तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश वह सदिश होता है जो किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु के या गति करती हुई वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है, ठीक। अब हम छठे सदिश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसी का एक टाइप है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु है वो तीनों ही दिशा के बीच में घूम रही है, यानी कि एक्स पर भी उसकी स्थिति बदल रही है, वाई पर भी पोजीशन बदल रही है और जेड पर भी बदलती जा रही है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जब कोई वस्तु एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश का मतलब है किसी भी वस्तु का या तो एक्स में मूव करना या वाई में मूव करना, देखिए कि एक्स डायरेक्शन में मूव करना, या तो फिर केवल वो वाई में मूव करे, या तो फिर केवल जेड में मूव करे, ठीक है। तो अगर वो केवल एक्स में मूव करती है तो उस केस में हम आई के ऊपर कैप लगाकर उसकी डायरेक्शन को दिखाते हैं, ये याद रखिएगा, आई कैप कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कैप लगाएंगे। जे वाई के लिए क्या लगेगा, जे कैप, और जेड के लिए लगेगा के कैप, ठीक है। यानी कि जब आपको इंडिविजुअली उसकी पोजीशन देखना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई पॉइंट है वो 3-2 पोजीशन पे, तो उसे हमने पॉइंट बनाकर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ये केवल मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है, यहाँ दिशा नहीं है, ये बिंदु भी स्थिर है, रुका हुआ है, तो इसकी पोजीशन मैंने दिखा दी कि 1 से 3 है और ये 2 है, ठीक है। ये केवल परिमाण था, लेकिन मुझे दिशा भी दिखानी है कि एक्स दिशा में x है, 3 है, और y दिशा में 2 है, तो मुझे इसे सदिश के रूप में कैसे लिखना पड़ेगा, 3i कैप ऐसे दिखाना पड़ेगा, प्लस साथ में ये j की तरफ भी जा रहा है यानी कि 2j कैप, ठीक है।
ये इस तरह से सदिश रूप होता है। वेक्टर फॉर्म ऐसा होता है और मैग्नीट्यूड में दिखाना है खाली पॉइंट फॉर्म में, खाली उसकी पोजीशन दिखाना है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में या परिमाण दिखाना है तो आप पॉइंट इस तरह से बनाकर ब्रैकेट लगा दीजिए तो समझ में आ जाता है कि एक्स से 3 सेंटीमीटर या जो भी डिस्टेंस है वहाँ पर होगा और वाई से 2 पॉइंट तक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि वो मूव कर रहा है तो लगातार इस तरह से मूव कर रहा है कि एक्स अभी उसकी किसी टाइम पर पोजीशन एक्स पर 3 है और वाई पर 2 है तो आप उसे ऐसे दिखाएंगे 3i + 2j, मतलब एक्स डायरेक्शन में वो कैसा जा रहा है 3 पर और वाई डायरेक्शन में 2 पर जा रहा है। आप i j के से पहचान जाएंगे कि वो x में है, y में है या z पर है। अब मान लीजिए वो इसी तीनों एक्सिस के बीच में कहीं मोशन कर रहा है और लगातार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो किसी टाइम t पर लगातार चेंज हो रही, मैं इसलिए किसी एक टाइम इंटरवल पे उसकी वैल्यू लूंगी। तो मान लीजिए किसी क्षण या किसी टाइम t पर उसकी स्थिति है 3, 2, 3, 4 और 5 है, ठीक है। तो ये उसकी स्थिर, जब वो रुका हुआ है तब की स्थिति बताने का है। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है और किसी क्षण पे हमने उसे रोक कर उसकी स्थिति जाननी चाहिए तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3i + 4j + 5k, यानी कि मुझे समझ आ जाएगा i j k से कि x दिशा में वो 3 है, j को देख के मैं समझ जाऊंगी y दिशा में वो 4 है और z दिशा में k को देखकर समझ आ जाएगा कि वो 5 पॉइंट तक पहुंचा है, ठीक है। तो ऐसे ही मोशन करती हुई किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को पता लगाया जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर क्या काम का है? यूनिट वेक्टर हमें किसी एक दिशा के बारे में ज्ञान देता है जिसकी हमें आगे जाके बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा, अब इसे फिलहाल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा है कि किसी एक ही दिशा में ध्यान देता हूँ, लेकिन यूनिट वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि कैसे आप तीनों दिशा में समझा सकते हैं। अब हम केवल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो जिसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसका जो परिमाण है वो हमेशा क्या रहेगा 1, हमेशा परिमाण क्या रहेगा 1 रहेगा। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है, जिसका परिमाण 1 हो और दिशा भी 1 होती है, ठीक है। जैसे 1 न्यूटन फोर्स लगाया x दिशा में तो मैग्नीट्यूड या परिमाण भी 1 है और x दिशा मतलब दिशा भी 1 होती है, ठीक है। इसे निकालना हो तो इसके सिंबल क्या होते हैं, एक कैप लगाया जाता है, कैप लगा हो इसका मतलब ये एक ही दिशा को रिप्रेजेंट करता है। a कैप = कैसे निकाला जाएगा, उसकी जो तीनों दिशा में वो घूम रहा है उसमें से किसी एक दिशा पर उसे निकालना हो तो तीनों दिशा का जो भी होगा वो वेक्टर करके लिखा जाएगा, जो आगे न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाऊंगी। और मॉड a होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी इसको कैसे निकाला जाता है। मॉड a मतलब जब वेक्टर में से हमें दिशा अलग करनी हो और केवल परिमाण गिनना हो तो हम इसका मॉड कर देते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, यानी किसी भी सदिश से अगर हमें केवल दिशा और परिमाण दोनों होता है तो हमें केवल परिमाण का कैलकुलेशन करना हो, दिशा उसमें से हटानी हो तो हमें उसका क्या लेना चाहिए, मॉड लेना चाहिए, ठीक है। मॉड लेना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जब इसके न्यूमेरिकल होंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी। बस ये याद रखिए कि अगर कोई वस्तु है वो लगातार तीनों दिशा में घूम रही है तो तीनों दिशा में उसका सदिश ऐसे दिखाया जाता है, i j k मतलब तीनों से उसकी स्थिति दिखाई जाती है। लेकिन अगर उस सदिश को केवल एक ही दिशा के रूप में सॉल्व करना होता है तो हम उस दिशा, जिसे हम कहते हैं एकांक दिशा, मतलब किसी एक दिशा में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेक्टर है मतलब क्या, उसका जो भी उसका मान होगा तीनों दिशाओं को मिलाकर वो रखा जाएगा, प्लस मॉड का मतलब होता है केवल वो जहां भी मूव कर रहा है उसमें से दिशा हटा के केवल उसका परिमाण, ठीक है। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक। तो और ये भी याद रखिएगा, x के लिए हम i कैप लगाते, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब होता है शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब मान लीजिए पॉइंट जो कहीं चला ही नहीं है वहीं खड़ा है, और मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट घूम कर राउंड लेकर वापस आ गई तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही था और घूम कर वापस आई तो फाइनल पॉइंट भी यही है। उस केस में विस्थापन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, या विस्थापन कितना हुआ, 0, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, शुरुआत बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो विस्थापन अगर 0 आ गया तो अगर मुझे इस विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और मैंने आपको सदिश के अंतर में, अदिश सदिश के अंतर में समझाया था
कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, वो शून्य भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। तो शून्य समझ में आया कैसे हो सकती है, क्योंकि इनिशियल यानी शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की दूरी 0 है, तो ये क्या है, एक विस्थापन ही कहलाया, लेकिन विस्थापन यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो उस केस में इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 वेक्टर। क्या कहा जाता है इसे, 0 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि विस्थापन है तो दिशा दिखानी है, तो ये घूमकर चक्कर लगाकर वापस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। तो जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड भी क्या हो, 0 हो, है ना, और दिशा भी क्या हो, 0, मतलब वो चल ही नहीं रहा, स्थिर है, लेकिन फिर भी वो सदिश राशि है, जैसे कि विस्थापन, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश या 0 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों 0 होता है। अब इसके कुछ वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 वेक्टर। ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। शून्य सदिश के गुण, क्या गुण होते हैं, तो पहला गुण बहुत सिंपल है कि इसे किसी अन्य सदिश में, किसी दूसरे वेक्टर में जब इसे जोड़ देते हैं तो रिजल्ट हमेशा वो वेक्टर ही होता है। सिंपल मैथ्स में आपने देखा है ना, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 आता है, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आता है। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी ऐसा ही होता है, जब किसी एक वेक्टर को 0 वेक्टर में जोड़ते हैं तो आंसर क्या होता है, वो जो वेक्टर जिन्हें हमने जोड़ा है वही होगा। उसी तरह किसी एक वेक्टर को इस 0 वेक्टर से माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा वही वेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन जब किसी एक वेक्टर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई 0 वेक्टर के साथ होता है तो आंसर क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। ठीक है, ये कुछ इसके बेसिक रूल होते हैं। और उसके अलावा एक रूल जो आपको बताया मैंने, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और जिसकी डायरेक्शन भी 0 होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी, सिंपल प्रॉपर्टी है। तो ये आपके शून्य सदिश के बारे में आपने पढ़ लिया कि इनको जोड़ना घटाना हमेशा वो नंबर ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, एक और है कि अगर इस 0 वेक्टर का अगर आप केवल मैग्नीट्यूड लेने जाते हो तो वो भी 0 ही होता है। ठीक है, यानी इसका परिमाण, क्योंकि दिशा होती ही नहीं है, तो अगर हम इसकी सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहें या मैग्नीट्यूड कहें, दोनों बात सेम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही हमने आज पढ़ लिया वेक्टर के टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ वेक्टर के एडिशंस लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।